शहर में दहशत का माहौल था। गलियां सूनी थीं, लोग अपने घरों में कैद थे। सबके मन में एक ही सवाल था, अगला शिकार कौन। कुछ हफ्ते पहले एक जवान लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसके बाद से शहर में डर का साया छा गया था। रिया एक हंसमुख और जिंदा दिल लड़की जो हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के बीच खुशियां बांटती रहती थी। उसकी मुस्कान से हर कोई प्रभावित था और उसकी ऊर्जा से हर जगह रौनक रहती थी। एक दिन कॉलेज से घर जाते समय रिया अचानक गायब हो गई थी। वह हमेशा की तरह अपने दोस्तों से मिलकर हंसते खेलते घर लौट रही थी, लेकिन उस रात वह घर नहीं पहुंची। उसके परिवार ने जब देखा कि रिया घर नहीं लौटी तो वे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और हर जगह उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने रिया की तस्वीरें और जानकारी हर जगह फैलाई, लेकिन रिया का कोई अता पता नहीं चला। उसके कमरे में उसकी सभी चीजें वैसे ही पड़ी थीं जैसे वह उन्हें छोड़कर गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की, हर सुराग को ध्यान से देखा, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। हर दिन के साथ रिया के मिलने की उम्मीदें कम होती जा रही थी। पुलिस अधिकारी और जासूस इस मामले को सुलझाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें कम होती गई। रिया के परिवार और दोस्तों के लिए यह समय बहुत कठिन था। क्या रिया को कोई उठाकर ले गया था या फिर वह खुद ही कहीं चली गई थी? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। या फिर कुछ और भयानक हुआ था? क्या वह किसी खतरनाक स्थिति में फंस गई थी? यह सवाल सभी के मन में घूम रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। रिया के दोस्तों और परिवार ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने शहर भर में पोस्टर लगाए, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें साझा की और हर संभव प्रयास किया ताकि रिया को ढूंढा जा सके। शहर के लोग भी इस मामले में शामिल हो गए। उन्होंने कैंडल लाइट विजिल आयोजित की, प्रार्थनाएं की और रिया की सुरक्षित वापसी की उम्मीद में एकजुट हुए। पुलिस ने गवाहों से पूछताछ की, संदिग्धों के स्केच बनवाए और हर उस व्यक्ति से बात की जो रिया के बारे में कुछ भी जानता हो सकता था, लेकिन फिर भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। जासूसों ने हर सुराग को जोड़ने की कोशिश की, हर संभावित दिशा में जांच की, लेकिन रिया का कोई निशान नहीं मिला। यह मामला दिन ब दिन और भी पेचीदा होता जा रहा था। रिया के परिवार के लिए यह समय बहुत कठिन था। वे उसकी पुरानी तस्वीरें देखते, उसकी यादों में खो जाते और उसकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करते। पुलिस प्रमुख ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सवालों का जवाब दिया और जनता से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन उन्हें जनता की मदद की भी जरूरत है। इस बीच समुदाय के लोग भी एकजुट हो गए। उन्होंने समर्थन समूह बनाए, एक दूसरे की मदद की और रिया के परिवार को हिम्मत दी। सभी ने मिलकर रिया की तलाश जारी रखी। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। रिया के परिवार और दोस्तों ने कभी हार नहीं मानी। वे जानते थे कि एक दिन रिया जरूर वापस आएगी और वे उस दिन का इंतजार कर रहे थे। क्या रिया का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? क्या वह सुरक्षित वापस आएगी? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, लेकिन उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। जारी रहेगा। रिया की मां शोभा अपनी बेटी की सलामती के लिए दिन रात प्रार्थना कर रही थी। हर सुबह उठते ही वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती और अपनी बेटी की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन दिल में एक उम्मीद की किरण भी होती। उसे यकीन था कि रिया अभी भी जिंदा है और उसे ढूंढ निकाला जाएगा। हर दिन वह पुलिस स्टेशन जाती, नए पोस्टर बनवाती और शहर के हर कोने में उन्हें चिपकाती। वह हर अजनबी से पूछती, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी जो उसे हार मानने नहीं देती थी। लेकिन उसके दिल में एक डर भी घर कर गया था, एक ऐसा डर जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, शोभा की आंखों से नींद कोसों दूर होती। वह अंधेरे कमरे में अकेली बैठी रहती, अपने विचारों में खोई हुई। एक ऐसा डर जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह सोचती, क्या रिया को कुछ हो गया है? क्या वह किसी मुसीबत में है? ये विचार उसे चैन से बैठने नहीं देते थे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते जा रहे थे और उसका चेहरा चिंता की लकीरों से भर गया था। क्या वह अपनी बेटी को फिर कभी देख पाएगी? ये सवाल उसके मन में बार बार गूंजता रहता। हर बार जब दरवाजे की घंटी बजती, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। वह दौड़कर दरवाजा खोलती, उम्मीद करती कि शायद रिया वापस आ गई हो, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। फिर भी उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा।
वह जानती थी कि एक मां का प्यार और उसकी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। इंस्पेक्टर अमित, एक तेज तर्रार और अनुभवी पुलिस अफसर, इस केस को सुलझाने में जुटे थे। उन्होंने रिया के दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन कोई पक्का सुराग नहीं मिला। अमित को शक था कि इस मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या यह एक मामूली अपहरण का मामला था या फिर इसके पीछे कोई और साजिश थी? जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि रिया को आखिरी बार एक काले रंग की कार में देखा गया था, लेकिन कार का नंबर प्लेट गायब था, जिससे पुलिस की मुश्किलें और बढ़ गईं। क्या अपराधी इतना शातिर था कि उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को एक अहम सुराग मिला, रिया का मोबाइल फोन शहर के कूड़ेदान में पड़ा मिला था। फोन की जांच करने पर पता चला कि रिया ने आखिरी कॉल अपनी सहेली नेहा को की थी। क्या नेहा के पास इस गुत्थी को सुलझाने की कोई जानकारी थी? नेहा से पूछताछ करने पर पता चला कि रिया को एक अनजान नंबर से धमकी भरे मैसेज मिल रहे थे। नेहा ने बताया कि ये मैसेज रिया को पिछले कुछ हफ्तों से मिल रहे थे और हर बार मैसेज में कुछ न कुछ डरावना लिखा होता था। रिया ने नेहा को बताया था कि वह इन मैसेजों से बहुत परेशान हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नेहा ने पुलिस को यह भी बताया कि रिया ने कई बार उस नंबर को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे नए नंबर से मैसेज आ जाते थे। नेहा ने बताया कि रिया किसी बात को लेकर बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने नेहा को कुछ नहीं बताया था। रिया ने नेहा से कहा था कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। नेहा ने रिया को समझाने की कोशिश की कि वह पुलिस के पास जाए और इस बारे में शिकायत करे, लेकिन रिया ने कहा कि उसे डर है कि अगर उसने पुलिस को बताया तो उसकी जान को और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। नेहा ने यह भी बताया कि रिया ने उसे एक बार कहा था कि उसे ऐसा लगता है कि उसके कॉलेज में ही कोई है जो उसे धमका रहा है, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया था। पुलिस ने उस नंबर को ढूंढ निकाला और पता चला कि वह नंबर रिया के कॉलेज के एक प्रोफेसर का है। पुलिस ने तुरंत उस प्रोफेसर की जांच शुरू की और उसके फोन रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। पुलिस को पता चला कि प्रोफेसर ने कई बार रिया को कॉल और मैसेज किए थे और उनमें से कई मैसेज धमकी भरे थे। पुलिस ने प्रोफेसर के घर और ऑफिस की तलाशी ली और वहां से कुछ ऐसे सबूत मिले जो यह साबित करते थे कि प्रोफेसर ही रिया को धमका रहा था। क्या प्रोफेसर ही रिया के गायब होने के पीछे का मास्टरमाइंड था? पुलिस ने प्रोफेसर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की, लेकिन प्रोफेसर ने सभी आरोपों से इनकार किया। उसने कहा कि वह रिया को अच्छी तरह से जानता था और उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। पुलिस ने प्रोफेसर के दोस्तों और सहकर्मियों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी प्रोफेसर के खिलाफ कुछ नहीं कहा। पुलिस को अब यह समझ नहीं आ रहा था कि रिया के गायब होने के पीछे कौन हो सकता है। क्या यह कोई और था जो प्रोफेसर के नाम का इस्तेमाल कर रहा था, या फिर प्रोफेसर ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था? पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और रिया के दोस्तों और परिवार वालों से भी पूछताछ की। धीरे धीरे पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जो इस मामले को सुलझाने में मदद कर सकते थे। प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ की गई। शुरुआत में तो उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने उसे सबूत दिखाए तो वह टूट गया। उसने बताया कि उसने रिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और जब उसने उसका विरोध किया तो उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। प्रोफेसर की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से रिया का शव बरामद किया। रिया की मौत की खबर सुनकर उसके परिवार वाले बिलख पड़े। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी को इस तरह से दुनिया छोड़नी पड़ेगी। अदालत ने प्रोफेसर को रिया की हत्या का दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। प्रोफेसर को अपने किए पर पछतावा तो था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी एक गलती ने न सिर्फ रिया की जिंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि उसके अपने परिवार को भी तबाह कर दिया। रिया की कहानी समाज के लिए एक सबक थी। इस घटना ने लोगों को औरतों के खिलाफ हो रहे जुल्मों के प्रति जागरूक किया। रिया हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी, एक ऐसी लड़की के रूप में जो बहुत जल्दी दुनिया छोड़ गई।